test. The two type of pressure are exerted in the thoracic cavity, the lungs pressure during respiration. तो इंट्राप्लूरल प्रेशर और इंट्राथोरेसिक प्रेशर और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं हमारा लंग्स एक बलून की तरह है. एज यू नो हमारा लंग्स एक बलून की तरह है. तो जो बलून में हम क्या करते हैं, हमें बलून में से एयर को बाहर निकालना है, तो हमें स्पीड से अगर बलून को सपोज उसको अगर प्रेस करेंगे, है ना, बलून ये हमारा है, इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो यहां से बहुत ही तेजी से क्या निकलेगा, एयर बाहर निकलेगी. वैसे ही लंग्स में क्या होता है, एयर को बाहर निकालने के लिए हमें प्रेशर में चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मेनली दो टाइप के प्रेशर हमारे काम करते हैं, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, है ना. तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रेशर. तो ये हमारी लंग्स है. ठीक है, नॉर्मली दिस इज अवर लंग्स, इट इज लाइक अ बलून. नीचे सपोर्टेड है, किस मसल से सपोर्टेड है ये, यस, डायफ्राम, डायग्राम से सपोर्टेड है ना, और आर सराउंडेड बाय दिस रिब केज, है ना. यहाँ पे क्या है, रिब केज है, ये इंटरकोस्टल मसल्स है. इनकी बीच को मसल्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मसल्स होती है इनके बीच में, ये जो मसल्स होती है इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, ये ठीक है. अब ये बलून जो हमारा लंग्स वाला जो बलून है वो कैसे प्रेस होता, ये दो मसल्स, ये दो पार्ट, एक तो नीचे से प्रेस होगा और एक यहां से प्रेस होगा. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ का जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में ज्यादा हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, यस एनीवन, 760 mmHg मर्क्यूरी. ठीक है, इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो यहाँ पे प्रेशर में चेंजेस की वजह से हमें क्या होता है, कभी प्रेशर यहाँ का कम होगा, लो प्रेशर होगा तो ब्रीथ इन हो जाएगी. जब यहाँ का प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रीथ आउट हो जाएगी. तो ये प्रेशर का चेंजेस, प्रेशर में फ्लक्चुएशन आता है ड्यू टू दिस मसल्स, है ना, ये मसल्स चेंजेस लाती है. तो ये जब डायग्राम ऊपर जाएगा, व्हेन डायग्राम मूव अपवर्ड, ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले सपोज इस पोजीशन पे था, है ना, इस पोजीशन पे था डायग्राम, तो ये क्या हुआ, ऊपर गया तो प्रेशर को बढ़ा देगा, यानी बलून्स को पीछे से प्रेस कर दिया तो उसमें से क्या, एयर बाहर निकल गई. तो जब हम बलून को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस प्रेशर के बढ़ने के कारण ये गैसेस आउट हो जाएगी. तो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से गैस आउट हो जाएगी. और जब इसे वापस पीछे लाएंगे तो ये वापस ये क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पीछे. तो इसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, तो उसके कारण अंदर चली जाएगी वापस. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा देखो मेनली कैसे होता है, इसकी एक्टिविटी याद रखना है, ध्यान में रखना है हमें मसल्स की, कि किस मसल्स का कैसे रोल होता है इसमें. नाउ ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो प्रेशर काम करते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर, लेट वी हैव डिस्कस इंट्रा अल्वेलर प्रेशर. इंट्राप्लूरल प्रेशर मतलब एक इंट्राथोरेसिक कैविटी का प्रेशर. हमारा लंग्स, हार्ट एक बॉक्स में पैक है और वी कैन से एक बड़े बलून में पैक है, उसे हम बोलते हैं इंट्राथोरेसिक. ठीक है, उसके अंदर है लंग्स और हार्ट, ये दोनों उसके अंदर है. ठीक है, जब इसका प्रेशर ये प्रेस होगा तो इसके अंदर का भी प्रेशर बढ़ेगा, तो ये वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इंट्राथोरेसिक प्रेशर. तो जो डायफ्राम और रिब केज इनको प्रेस करेगा, डायफ्राम और रिब केज हमारे इंट्राथोरेसिक प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, जब हमें ब्रीथ आउट करना पड़ेगा तो ये प्रेस होगा. ठीक है, तो उसके वजह से ये प्रेस होगा और ये प्रेस होने की वजह से हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा.
ये इसके अंदर लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ गया, मतलब इसके अंदर की जो गैस थी ये प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये एयर बाहर निकल जाएगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं डायग्राम से, सी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इंट्राथोरेसिक कैविटी है, ये डायग्राम से और जो इंटरकोस्टल मसल्स है उस वो क्या करती है, प्रेस करती है थोरेसिक कैविटी को। थोरेसिक कैविटी आपको मैंने बता ही दिया है, एक थोरेसिक रीजन में एक समझ लीजिए, एक सपोज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, एक बड़ा सा बलून है, उसके अंदर दो हमारी एक लंग्स और हार्ट सिचुएटेड है। अब इसका प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इसके अंदर भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो इसका प्रेशर कौन बढ़ाता है? नीचे से डायफ्राम और ऊपर आगे से रिब केज। तो ये हमारा बढ़ गया, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने के कारण कौन सा प्रेशर बढ़ा? ये बढ़ने के कारण किसका प्रेशर बढ़ेगा? यस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इसके अंदर ये प्रेशर ये बढ़ा, तो ये क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, है ना। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, इसको मैंने प्रेस कर बलून को, ये सपोज बलून है, अब तो क्या होगा, इसकी जो एयर है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये बाहर आ जाएगी। तो ये क्या होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब बाहर होता है तो क्या होता है, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, रिब केज और दिस मूव क्लोजर टू द लंग्स, ठीक है, प्रेस करती है उसको, उसके वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर के बढ़ने के कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। ये वाला प्रेशर बढ़ने के कारण एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो हमारी गैसेस थी वो क्या निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी, ब्रीथ आउट हो जाएगी, ठीक है। ये है सीक्वेंस, है ना। अब ये जस्ट अपोजिट टू दिस, है ना। अगर ब्रीथ इनहेलेशन में करें तो क्या होगा, ये आपका है इंट्राथोरेसिक, ये मूव हो जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये इसका साइज ऐसा बढ़ जाएगा, हमारा इंट्राथोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये पहले नीचे हो गया, और जो हमारी रिबकेज और ये सब जो प्रेशर लगाती थी अवे चले गई, अवे, ठीक है, तो इसके ऊपर से प्रेशर हट गया, है ना, प्रेशर हट गया तो ये इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। तो इसके अंदर का जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है क्या हो गया, कम होगा कि ज्यादा होगा? इंट्राथोरेसिक प्रेशर लो। अब ये प्रेशर हट गया इसके ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, है ना, एक्सपेल हो जाएगा, ये एक्सपेल होगा, तो क्या होगा, हमारे लंग्स का अंदर इसके ऊपर से भी प्रेशर हट जाएगा, ये भी, इसका भी प्रेशर लो हो जाएगा। अब इसका प्रेशर लो हो गया तो एटमोस्फेरिक का प्रेशर, अब ये क्या होगा, ये पाइप है सपोज यहाँ लगा हुआ, इसका प्रेशर भी लो हो गया, तो जो गैसेस है बाहर सराउंडिंग की वो चले जाएगी अंदर, है ना। तो जब हम ब्रीथिंग क्या करते हैं, हम जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होता है, क्या होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर लो होता है, उसके वजह से इंट्रापल्मोनरी, ये सॉरी इंट्राथोरेसिक बता दिया, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लो होता है, उसके वजह से इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग ब्रीथ ब्रीथ आउट, ठीक है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीजेस एज कंपेयर टू एटमोस्फियर, ठीक है, एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनहेलेशन, ब्रीथ इन, ठीक है।
अब ये प्रेशर का चेंजेस कौन करता है? लंग्स। कौन करता है प्रेशर में चेंजेस? प्रेशर में चेंजेस कौन करता है? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, रिब केज। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन में। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ब्रीथ इन में। प्रेशर कम हो जाएगा, ये प्रेशर कम हो जाएगा और ब्रीथ आउट हो जाएगा, है ना। इट इज वेरी सिंपल। अब हमें देखना है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखिए, इंस्पायरेशन occurred ड्यू टू प्रेशर इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिगन रिड्यूस्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने क्या बोला था, जब इनहेलेशन करते हैं तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में कम हो जाता है, और एक्सपायरेशन के टाइम पे लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या होता है आपको डिफ्यूजन, और जैसे बताया नॉर्मली हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो यहाँ से क्या होगा, इधर की साइड मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जब लंग्स के अंदर लो प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर की साइड मूवमेंट हो जाएगा, तो ब्रीथिंग के टाइम पे लंग्स के अंदर चले जाएगा। अब यहाँ पे इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, मतलब जब हम क्या करते हैं, जो डायफ्राम है, हमें पावर किस चीज में लगानी पड़ती है, इसको नीचे लाने में। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है डायग्राम की, अगर ओरिजिनल पोजीशन देखा जाए डायग्राम की तो वो ऊपर की साइड रहती है, क्लोजर टू द लंग्स। ठीक, पहले कैसा रहता है डायग्राम, ऐसा रहता है, हमें लगता है ये कंट्रैक्ट होगा। ठीक है, हमें लगता है कि इसको ऊपर ले जाने में प्रेशर लगाना पड़ता, नहीं, जबकि ओरिजिनली ऐसा रहता है डायग्राम। ठीक है, ये क्या पेसिव है, पेसिव। ठीक है, अब जब हमें क्या करना पड़ता है, ब्रीथ को इन लेना पड़ता है, ब्रीथ को इन करना पड़ता है, तो ये डायग्राम क्या जाता है, फ्लैट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो क्या है, डायग्राम ओरिजिनली ऐसा रहता है, हम उसे करते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, डायग्राम को डाउनवर्ड करते हैं, तो हमें ताकत किस में लगानी पड़ती है, इसमें लगानी पड़ती है। ये क्या है, रिकॉइलिंग है। जब हम इसको नीचे कर देंगे, जब ये वापस जाएगा, तो ये क्या रिकॉइलिंग है, रिकॉइलिंग। सपोज एक ऐसा आपके पास क्या है कि इलास्टिक का रबड़ है जिसका शेप ऐसा है, इलास्टिक का रबड़ है ऐसा है, उसका शेप ऐसा है ओरिजिनल, आपने उसको नीचे खींचा, पुल किया, वो स्ट्रेट हो गया, आपने पुल किया, तो वापस ऑटोमेटिकली छोड़ने के बाद ऐसा जाएगा ना। ओरिजिनली वो ऐसा था तो वापस वैसे चले जाएगा, उसको छोड़ दोगे तो। ठीक है, इलास्टिक का रबड़ है आपके पास जिसका शेप सी शेप जैसा है, आपने उसको ऐसे पुल किया पीछे की साइड, तो वो स्ट्रेट हो गया, है ना। फिर जब हम उसको वापस छोड़ देंगे तो फटाक से वापस वैसे चले जाएगा। तो ऐसा का ऐसा सेम यहाँ पे है, ओरिजिनली डायग्राम ऐसा रहता है। तो ये पैसिव है, पैसिव, ये अपने आप जाता है। जब हम इसको नीचे खींचते हैं तो ये, अब जब डायग्राम को वापस ऊपर जाना रहता है तो ये अपने आप ऐसा चले जाता है। इसके लिए हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन में आता है। ओके, गॉट इट। तो ये एक्टिव प्रोसेस है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जब सांस अंदर लेते हैं तो हम उसे करते हैं, और एक्सपायरेशन क्या है, जब ब्रीथ आउट करते हैं, वो क्या पैसिव है, पैसिव, वो ऑटोमेटिकली होती है। ओके, ठीक है, क्लियर है। ये एक्टिव और पैसिव समझ में आया। वेन एवर यू सी दिस वर्ड एक्टिव, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव प्रोसेस, मतलब हमें उसे ले जाना पड़ रहा है, खींच के ले जाना पड़ता है। जैसे ये रबड़ है, रबड़ बताता हूँ मैं एग्जांपल, है ना। अब ये रबड़ है, अब ये रबड़ को आपने आपकी ऐसा खींचा, पुल किया, तो इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, अब ये वापस अपनी जगह पे आया, है ना। अब इसको खींचने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ रही है।
तो ये क्या है, एक्टिव है, ये एक्टिव प्रोसेस है। हम इसके लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है, इसको खींचना पड़ रहा है, तो ये क्या एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद में ये अपने आप अपनी पोजीशन पे चले जाता है, हम इसको छोड़ देते हैं अपने आप चले जाता है, तो ये क्या है, पैसिव है। समझ रहे हो, ये क्या है, पैसिव है, जिसके लिए हमें कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है काम, है ना। तो ये एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है, और इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो यू कैन सी क्या होता है इंस्पायरेशन के टाइम पे, डायग्राम गोज डाउनवर्ड, इसके अंदर का प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, तो जब यहाँ प्रेशर, यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो गैसेस मूव इनसाइड, और यहाँ पे डायग्राम गोज अप, लंग्स के प्रेशर का इंट्राथोरेसिक प्रेशर बिकम हायर। ठीक है, एज कम्पेयर, तो ये क्या होगा, ब्रीथ आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखो हमने क्या बोला, एक्टिव कौन सा था, इंस्पायरेशन, तो ये क्या है, एक्टिव है ना, ये एक्टिव है। हमें ये रबड़ को नीचे की तरफ ले जाना है, फिर एक बार हो गया ये अपने आप ऊपर चले जाएगा। ओके, इंस्पायरेशन डायग्राम कंट्रैक्ट, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन के टाइम पे डायग्राम कंट्रैक्ट। अब यहाँ पे कंट्रैक्ट किससे बोला है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रैक्ट किससे बोला है, यहाँ पे ये कंट्रैक्शन है डायग्राम का, ये कंट्रैक्शन है। पिक्चर देख के लगेगा हमें कि ये कंट्रैक्शन है, जबकि कंट्रैक्शन ये है डायग्राम का। ठीक है, ये इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, डायग्राम का कंट्रैक्शन हो रहा है। ओके, सी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम का कंट्रैक्शन हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, है ना। डायग्राम मसल्स कंट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स, सो बिफोर दिस हमारा डायग्राम ऐसा था, जब हमें इंस्पायरेशन किया तो डायग्राम क्या हुआ, ये हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, अब पिक्चर को देख के हमें क्या लगेगा, ये है कंट्रैक्शन, बट एक्चुअली दिस इज अ कंट्रैक्शन। फ्लैटनिंग ऑफ डायग्राम इज अ कंट्रैक्शन। ठीक है यार, दिस इज द कंट्रैक्शन। ठीक है, इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या हुआ, डायग्राम कंट्रैक्ट, फ्लैटन्स एंड मूव डाउनवर्ड। ठीक है, टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी। Elongation and enlargement of chest cavity expand the air in the lungs, causing intrapulmonary pressure to decrease and slightly below atmospheric pressure. अब ये क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ लंग्स, इंट्राथोरेसिक कैविटी भी एक्सपेंड हो गई है, कैविटी है सपोज सराउंडिंग में, तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, है ना। जब किसी भी चीज को हम कॉम्पैक्ट प्रेस करके रखेंगे तो मॉलिक्यूल क्लोजर आ जाएंगे। इसका अगर हम थोड़ा सा वो देखें, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एयर है आपके पास, आप इतनी स्पेस में रख रहे हो, इतनी स्पेस में रख रहे हो, सपोज सेम अमाउंट ऑफ एयर है, तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अवे रहेंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में रहेंगे, क्लोजर। अगर हम स्पेस कम कर दे तो ये मॉलिक्यूल पास में रहेंगे एयर के, तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, उसका 50x50 का रूम है, और 10 बच्चों को हम 5x5 के रूम में डाल दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेस कम होने की वजह से क्या होता है, जब ये एक्सपेंड होगा, जब ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ये जब एक्सपेंड होता है तो इसके अंदर की जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल अवे हो जाते हैं एक दूसरे से, क्या हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं। पहले क्या कॉम्पैक्ट थे, एकदम प्रेस में थे, ये प्रेशर बढ़ा हुआ था ये। ठीक है, अब जब ये नीचे हो गया तो क्या हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, अब ये दूर दूर फैल गया, रूम बड़ा हो गया, पहले रूम छोटा था अब रूम बड़ा हो गया, सेम मॉलिक्यूल, अब वो फ्री है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है, किधर भी घूम सकते हैं। पहले इनको हमने छोटे से रूम में बंद करके रखा, तो कंट्रैक्ट था ये,
जब लंग्स क्या थी, लंग्स का वॉल्यूम छोटा था, इसके ऊपर से प्रेशर हट गया डायग्राम का, रूम बड़ा हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, फ्री हो गए, इसके अंदर का प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो हो गया तो गैस इनसाइड चले गई, बस सिंपल सी बात है, यही मैकेनिज्म है। अलोंगेशन, एनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट कैविटी, एक्सपेंड द एयर इन द लंग्स, है ना, इसके अंदर की जो एयर है उसको एक्सपेंड हो गया। कोसिंग इट्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू डिक्रीज स्लाइटली बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में अंदर का प्रेशर लोअर हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, छोटा सा ही लोअर होता है, हमने देखा था प्रेशर में कितना चेंजेस होता है बस। एक्सपेंशन ऑफ लंग्स रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच अलाउस एयर इनटू द लंग्स। वेरी सिंपल, ठीक है, पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, इंट्राथोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ गया, उसके अंदर का लंग्स का भी वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन होने के कारण प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो होने के कारण एयर चली जाएगी अंदर, बस सिंपल सा। इसका जस्ट अपोजिट होगा उसमें, ठीक है, प्रेशर बढ़ा, इंट्राथोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ा, अंदर का वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पे पहले एयर के मॉलिक्यूल फ्री घूमते थे, अब इनको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो गैसेस क्या हो गई, बाहर निकल गई, है ना। नेचुरल रिकॉइलिंग ऑफ स्ट्रेच ऑफ लंग्स, अब ये आपको याद रखना है, ये नेचुरल रिकॉइलिंग है, ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, इसके लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है, ताकत तो किसी में नहीं लगानी पड़ती, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट इज अ नेचुरल रिकॉइलिंग, स्ट्रेच ऑफ लंग्स, है ना, एक्सपायरेशन, तो नेचुरली लंग्स स्ट्रेच में रहती है। रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स, द स्टर्नम, देखो क्या बोल रहा है ये, रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स, सोचने वाली बात है, समझ रहा है, समझ रहे हो, इंस्पायरेशन के टाइम पे ये रिलैक्सेशन बोल रहा है, बट अगर हम देखें, हमें अगर हमारे माइंड में इमेजेस रहेगी कि पहले हमारा लंग्स ऐसा था, ठीक है, और हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो उसको प्रेस कर रही है, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेस कर रही है, तो ये प्रेस करने को क्या बोल रहा है वो, एक तो नेचुरल रिकॉइल, मतलब अपनी जगह पे जा रहा है, और रिलैक्सेशन, मतलब ये रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसे, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है, पैसिव। हम क्या समझते थे, अगर जब हमारी लंग्स को प्रेस करेंगे तो ये काम कर रहा है, दबा रहा है, जैसे बलून को प्रेस करना हमारा ये एक्टिव प्रोसेस होगा ना, पर इट इज अ नेचुरल प्रेस होना, और ये जब अवेज आती है, ठीक है, जब ये इसके जस्ट अपोजिट होता है इनहेलेशन में, तो ये प्रेशर कम एग्जर्ट नहीं करती है, ठीक है, वो क्या है, हमारा एक्टिव प्रोसेस है। तो सी, अगर हमेशा, अगर जनरली अगर क्वेश्चन में देख लिया, अगर पूछा जाए हमसे, तो हम क्या समझेंगे कि एक्सपायरेशन इज अ कंट्रेक्शन नॉट रिलैक्सेशन, ठीक है, बट इन रियल रिलैक्सेशन, इट इज अ रियल रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल्स। स्टर्नम रिब केज swings down and diaphragm raise towards the thoracic cavity, है ना, तो ये क्या करता है, एक ऊपर से प्रेशर लगता है, स्टर्नम ऊपर से प्रेस करता है, ये स्टर्नम मतलब जो रिब केज के जो बीच की मसल्स होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, मसल सॉरी, बोन होती है ना। स्टर्नम कैसा होता है हमारा, ये जो ये किए है, ये हमारी ऐसे रिब केज जुड़ी हुई होती है इससे, ठीक है, ऐसी रिब केज रहती है, एक ये डाउनवर्ड जाएगा और डायफ्राम ऊपर की साइड जाएगा, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्रेशर
इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, नीचे से और ऊपर से, लंग्स के ऊपर, है ना। तो स्टर्नम एंड रिप सिंक्स डाउन एंड डायग्राम रेस टुवर्ड दिस। तो ये स्टर्नम से ऊपर से प्रेशर लग रहा है, देखो ये रहा डायग्राम, है ना। एक्सपायरेशन में देखो ये देखो ये डाउनवर्ड हुआ, ये हमारा डाउनवर्ड हुआ, है ना, और ये नीचे से डायग्राम लगेगा, तो लंग्स का प्रेशर अंदर से कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी तरह है ये, जब ये है हैंडल की तरह, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर जाने के साथ में अवे भी जाता है, समझ रहे हो, हमारा रिपकेज ऊपर के साथ में अवे भी जाता है, और ये डाउन के साथ में क्लोजर भी आता है बॉडी से। तो इसकी तरह है ये हमारा जो रिपकेज है, जो बॉडी है हमारी, ये ऊपर तो जाता ही है पर अवे भी जाता है बॉडी से साथ में, और ये नीचे जाता है पर क्लोजर भी जाता है बॉडी से, नीचे और क्लोजर, ठीक है। ये होप सो यू आप इमेजिन कर पा रहे हो, इस चीज को कर पा रहे हो, है ना। तो सपोज ये बकेट लंग्स है, लंग्स, और इसका जो हैंडल है ये रिपकेज है, तो देखो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है ना, ये जब क्लोज आ रहा तो, है ना। तो ये था हमारा, तो ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, डिक्रीज चेस्ट कैविटी वॉल्यूम, प्रेस कंप्रेस एल्वेलर गैस सो द एयर मूव फ्रॉम द रेस्पिरेटरी रेट टू द एटमॉस्फेयर। तो सेम कंडीशन, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था, जस्ट पॉइंट रिमेंबर व्हाट इज दिस, इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव और पैसिव, दोनों में से एक्टिव और पैसिव कौन सा है, यस, और एक्सपायरेशन इज नेचुरल रिकॉइलिंग किस में होता है, नेचुरल, हाँ एक्सप्रेशन में नेचुरल रिकॉइलिंग, ठीक है, ओके। कंट्रेक्शन किस में होता है डायफ्राम का, यस। रिलैक्सेशन किस चीज में होता है, एस्पायरेशन में, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि जब हम बलून को दबाते हैं तो उसी तरह हमें इस लंग्स को भी दबाने के लिए ताकत लगानी पड़ती होगी, जबकि इसका अपोजिट है, इसको हटाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, ना कि प्रेस करने के लिए। तो दिस वर्ड वेरी सिंपल, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, नाउ वेंटिलेशन, 1 मिनट। अब वेंटिलेशन क्या होता है, कोई सिंपल सा वर्ड है वेंटिलेशन, मूवमेंट, एयर का मूवमेंट, बस, पाथवे मतलब पासिंग ऑफ एयर इन और आउट, ठीक है। तो वेंटिलेशन जैसे रूफ में या फिर खिड़कियां होती है, वहां पे फैन लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन, या फिर छत पे रूफ होती है, तो उसको वेंटिलेशन बोलते हैं, जहां से एयर का पासेज होता है, मूवमेंट होता है इन एंड आउट, तो वही वेंटिलेशन है। तो गैसेस का एक्सचेंज का मूवमेंट का एयर, ओ सॉरी, गैसेस का मूवमेंट हमारी लंग्स में इनसाइड आउटसाइड refers to the movement of gas into out of the lungs, okay। अब ventilation, what is pulmonary ventilation, see the amount of gases ventilate per minute is the product of frequency and amount of breath। जैसे हमने कार्डियक आउटपुट में देखा था, कार्डियक आउटपुट में क्या देखा था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, मतलब एक बार में कितना ब्लड हमारी वेंट्रिकल से निकलता था एक सिंगल बीट में, सिंगल बार में कंट्रैक्ट होता था, सिंगल कंट्रैक्शन में कितना ब्लड निकलता था, वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता था। और 1 मिनट में कितनी बार होता है ऐसा, वो हार्ट रेट है। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देख लेते थे तो 1 मिनट में कितना ब्लड टोटल हमारे हार्ट से फ्लो होता है, ठीक है। वैसे ही सेम दिस इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन, VT इंटू F, यहाँ पे सिंगल ब्रीथ में कितना हमारा
सिंगल ब्रीथ में कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज होता है, फ्लो होता है, इनटू रेट क्या है उसका, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग होती है। 1 मिनट में यूजुअली 12 से 16 टाइम्स होती है ब्रीथिंग नॉर्मल एडल्ट की। तो ये है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। इट्स सिमिलर टू कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन सिंगल ब्रीथ में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते थे, वहां पे यहाँ पे हम उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। सिंगल ब्रीथ में कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और 1 मिनट में कितनी बार कर रहे हैं। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इन करते हैं हमारी लंग्स में, और उसका अमाउंट है ड्यूरिंग रेस्ट 6 लीटर। And if we do during maximum exercise, it can go up to 120 liter. How much? 20 times. It can increase our ventilation during maximum amount of exercise. If you put your 100%, you can raise your layer up to this. इसकी रेंज और ज्यादा है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या हो गया? हमारा बॉडी में से 1 मिनट में कितना अमाउंट, हमारी लंग्स में से 1 मिनट में कितनी अमाउंट ऑफ केसेस का एक्सचेंज, लंग्स का एयर का फ्लो होता है, ठीक है, ब्रीथ आउट इन होता है। तो डेट इज 6 लीटर। ओके, तो हमारा टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है 3 लीटर तक, और इधर ब्रीथिंग रेट जा सकता है 40 ब्रीथ्स पर मिनट तक। जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 120 लीटर, ठीक है। सो इफ यू आई आस्क व्हाट इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर ब्रीथिंग इन सिंगल मिनट, ठीक है, व्हाट इज योर मैक्सिमम पल्मोनरी वेंटिलेशन व्हेन यू परफॉर्म मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, तो यू कैन से 120 to 170 लीटर, ठीक है, 1 मिनट में आप पास कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है पल्मोनरी वेंटिलेशन एवरीवन? यस एवरीवन? पल्मोनरी वेंटिलेशन किस एथलीट का ज्यादा होगा? यस, स्प्रिंटर्स का। अपन खुद स्प्रिंटर से तो हर चीज स्प्रिंटर्स की ज्यादा होगी है। हाँ, स्विमर्स का भी, पर स्प्रिंटर से ज्यादा एंड्योरेंस एथलीट का नहीं होगा, बिकॉज दे आर मोर एरोबिक इन नेचर, एंड्योरेंस रनिंग, एंड वी यूटिलाइज मोर दिस काइंड ऑफ सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। हमारा जो स्प्रिंटर में जो एनर्जी मिलती है वो बैंक तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है स्प्रिंटर्स को। स्प्रिंटर्स का खर्चा बहुत कम है, पॉकेट में इतने मनी रहता है कि वही डायरेक्टली खर्च कर लेता है वो, उसको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड्योरेंस रनर्स का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, बहुत खर्चा है, उनको बैंक के पास जाना पड़ता है विड्रॉल करने के लिए। बैंक मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है। स्प्रिंटर्स के पास रिजर्व है थोड़ा सा, उसमें से ही काम हो जाता है, एटीपी एंड ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ठीक है। तो बैंक में जाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन कम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। सो डेड स्पेस, मरी हुई जगह, डेड स्पेस, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है। यस एनीवन, व्हाट इज डेड स्पेस? मैंने बताया आपको पहले, अगर आपने क्लास ज्वाइन करी होगी यू मे नो व्हाट इज डेड स्पेस।
हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सपोज दिस इज अवर लंग्स, ठीक है, यहाँ एयर आई, ये ब्लू ब्लू एयर है, ठीक है। अब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतनी सारी अमाउंट ऑफ गैस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और आगे है, नोस भी है यहाँ पे, ठीक है, नोस से आएगी, माउथ से आएगी, ऐसे, ठीक है। तो ये पूरे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इतनी सारी गैसेस है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा गैस है, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, आपको मैंने बताया कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी यूनिट्स में, ठीक है। सिर्फ इस एरिया में गैसेस का एक्सचेंज होता है, बाकी जो इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस है, वो क्या यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रहा है क्या गैसेस का एक्सचेंज है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसे ही फालतू में गैसेस फिल है, ठीक है, गैस यहाँ पे जस्ट फिल है, तो ये क्या है, डेड स्पेस। It is a place, it is a space occupied by air where there is a no exchange of gases takes place, ठीक है, ठीक। Where air gases exchange does not takes place, air trapped in the respiratory passage dead space does not take part in the gases exchange। तो इसमें क्या आ जाता है, नोस, फार्नेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, 150 ml। तो यहाँ पे कितनी है, 150 ml है एयर, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके, नोस से लेके आपके पूरे यहाँ तक, इसका वॉल्यूम है 150। तो रिमेंबर डेड स्पेस का वॉल्यूम कितना होता है, 150। नोट इट डाउन इन योर कॉपी राइट नाउ। डेड स्पेस 120 ml। सो नो मूव टुवर्ड्स एल्वेओलार वेंटिलेशन। ये डेड स्पेस का काम आएगा आपको यहाँ पे। कौन, alveolar ventilation, alveolar ventilation, the volume of air inspired gases that reaches the respiratory zone is referred as a alveolar ventilation. The amount of air utilized for gases exchange per every minute, ठीक है, वो क्या है, alveolar ventilation। अब देखो, अब क्या है, सुनिए, हम एक बार में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन करते हैं, सिंगल ब्रीथ में कितना करते हैं, 500 ml, राइट। ये क्या है, हमारा टाइडल वॉल्यूम है। एक बार में हम 500 ml एयर को इनहेल करते हैं, मतलब क्या हुआ, ये 500 ml एयर चले गई हमारे अंदर, ठीक है। कितनी चले गई, 500 ml, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 500 ml एयर है। नोज से लेके एल्वेओलाई तक 500 ml हमारे अंदर चले गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल्वेओलर वेंटिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, एल्वेओलर वेंटिलेशन। तो एल्वेओलर वेंटिलेशन क्या होता है, यही जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे एल्वेओलाई से मेजर है हमारा, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो ये क्या है हमारा, एल्वेओलर, ठीक है, वेंटिलेशन। ये क्या है हमारा, एल्वेओलर वेंटिलेशन। अब बताइए मुझे यहाँ पे एल्वेओलर वेंटिलेशन क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे इस डायग्राम को देख के बताइए कि आप ये वाला एयर कैसे निकालोगे वॉल्यूम।
यहां से लेके यहां तक कितना है 150, ठीक है 150 है, और यहां से लेके है यहां तक 500 ml, ठीक है। अब मुझे बताइए एल्वेलर वेंटिलेशन कैसे निकालोगे आप? द अमाउंट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ यू फाइंड एल्वेलर वेंटिलेशन, हाउ यू कैन फाइंड दिस बाय गिवन इट? यस, से वेरी सिंपल, यस राइट, समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एल्वेलर वेंटिलेशन है ना, ये टोटल है, तो 500 ml माइनस 150, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एल्वोलर वेंटिलेशन। सिंपल सी बात है ना। यहां से लेके यहां तक को हमने एल्वोलर वेंटिलेशन बोला है, मतलब जो एयर एल्वोलाई में है उसको वो एक्सचेंज हो सकती है, वहां पे एल्वोलर का वेंटिलेशन हो सकता है, वहां पे खिड़की है एल्वोलाई वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन मतलब समझ लो जहाँ गेटवे है, दरवाजा जहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, डोर है डोर, तो ये एल्वोलर वेंटिलेशन है इतना, ठीक है। अब हमारी जो गैसेस इतनी सारी 5 ml है पूरे ट्रैक पे, सपोज जितनी भी है, जहां तक भी है, यहाँ तक जरूरी नहीं कि नाक तक नोज तक आपकी फुल रहेगी, यहाँ तक भी हो सकती है, ठीक है। बट सिंगल ब्रीथ में कितनी रहेगी 500 ml, और ये तो डेड स्पेस है, यहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता नहीं है, तो बचा हुआ जो एरिया है वहां गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो ये कितना है 350, ठीक है। अब जब हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो पर मिनट के हिसाब से बात करते हैं, ये सिंगल है, ये क्या है सिंगल एरिया है, सिंगल ब्रीथिंग का है, तो यहाँ हम ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एल्वुलर वेंटिलेशन आ जाएगा पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखो, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इंटू 12 रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड gas that reaches the respiratory zone is referred as a respiratory alveolar ventilation, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑन एवरी मिनट, तो ये वेंटिलेशन है, मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा, पर हमारा गैसेस का एक्सचेंज सिर्फ कहाँ होता है, इतनी जगह पे होता है, तो यहाँ टोटल कितना है 500 ml, ठीक है। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, डेड स्पेस हमें पता है कि जहां जहां गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है वो कितना है 150 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये सिंगल टाइम का था। अब हमें पूरा निकालना है, वेंटिलेशन निकालना है पर मिनट के हिसाब से, तो ब्रीथिंग रेट हमारी कितनी है 12 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये आ गया हमारा एल्वेलर वेंटिलेशन, दिस इज अ 4.2 लीटर, क्लियर है? यस एवरीवन, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, हाँ, तो ये जो इमेज है ये वाली इमेज को माइंड में कैप्चर कर लो, ठीक है। वो डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने हिसाब से, इसको कॉपी में डायग्राम में बनाना और नीचे ये लिख लेना। नाउ अब देखिए,
हर मिनट में हमारा कितना रिन्यूअल होता है गैसेस का, मतलब ड्यूरिंग ईच ब्रीथ आउट ऑफ 500 ml, एक सिंगल ब्रीथ में हम 500 ml का अंदर इंटेक करते हैं ब्रीथिंग का, उसमें से ओनली 350 ml ऑफ एयर इंटर्स इन द एल्वेओलाई एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी 150 ml बिकम डेड स्पेस। मतलब जब हम सिंगल बार ब्रीथिंग करते हैं तो कितना लेते हैं, आधा लीटर लेते हैं, उसमें से 350 ml इस्तेमाल होता है, बाकी 150 ml 150 ml ऐसे ही ट्यूब में रहता है, ठीक है, जो कि है 70%, मतलब 30% रिमेनिंग इन यूर ट्यूब। फिर जब नया आएगा वो नीचे चले जाएगा और ये ऊपर रहेगा, रिप्लेस कर देगा ना उसको, वो समझ रहे हो, है ना। यहाँ पे है आपके टोटल एक गेट है, यहाँ पे गेट, यहाँ पे क्यू लगी है, लाइन लगी है, आप मूवी देखने जा रहे हो सिनेमा हॉल में, यहाँ पे पीपल्स आए हैं, टोटल कितने लोग आए, 100 लोग हैं, ठीक है। अब हर बार 100 लोग अंदर जाते हैं, उसमें से 30 लोग इधर आ जाते हैं और 70 पीपल्स यहीं पे रहते हैं, स्टे करते हैं। फिर नेक्स्ट 100 आएंगे तो ये आगे चले जाएंगे, ये वाले पीछे रह जाएंगे, ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे 30% एयर का एक्सचेंज होता है। सो द अमाउंट ऑफ एयर replaced by new atmospheric air with each breath is only about 70% of the total alveoli air, ठीक है। Now diffusion capacity. So tell me what is diffusion? What is diffusion? यस बताइए, डिफ्यूजन क्या होता है? अरे डिफ्यूजन बताइए। यस, फ्रॉम, स्पेसिफाई इट। फ्रॉम हायर concentration टू लोअर concentration, movement of air, from higher concentration to lower concentration। अरे भूल क्यों जाते हो बाकी सब? हाई से लो की तरफ एयर का मूवमेंट होना, कंसंट्रेशन, यहाँ लेवल की बात नहीं कर रहे, हाई मतलब ऊंचाई, हाइट नहीं, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन, सपोज ये है आपका ट्यूब एक है, यहाँ पे मेरे गैसेस के मॉलिक्यूल इतने सारे हैं एयर के, ठीक है, इधर इतने से है। अब ये बताइए कि किधर जाएगी एयर, एयर का मूवमेंट किधर होगा, फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, ए टू बी, because here the concentration is high and here the concentration is low, so this is the diffusion, this process is known as diffusion। वैसा ही होता है हमारे टिश्यूज में, हमारी ब्लड वेसल्स में कंसंट्रेशन चेंजेस होता है, ठीक है। जब ब्लड में, ये हमारी सेल्स है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपको कम मिलेगा, और पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं हम, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम मिलेगा आपको, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, आपको कई बार वर्ड सुनने में आएगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई रहेगा और यहाँ लो रहेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन का इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल, ठीक है, ये है। आपको मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर का मतलब, याद है? आपकी सीट्स ज्यादा है, आपके एमएलए ज्यादा है, तो आपका प्रेशर ज्यादा रहेगा, है ना।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वी विल सी दिस लेटर। तो अभी डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होता है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस दैट डिफ्यूजेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन each minute for a pressure gradient of 1 mmHg। तो सिंपल सी बात है, हर मिनट में कितना गैसेस का एक्सचेंज होता है, बस इतना याद रखिए। सिंगल मिनट में गैसेस का एक्सचेंज कितना होता है, उसकी कैपेसिटी है ना, एक्सचेंज होने की कैपेसिटी कितनी है। ओके, एक्सचेंज होने की, सपोज ये आपका वो फिल्टर चाय फिल्टर करने का आता है, वो है चाय फिल्टर करने का आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, चाय छलनी, उसमें से चाय जाती है नीचे आपके कप में, तो आप यहाँ से डाल रहे हो, आप यहाँ से डाल रहे हो ऐसे एकदम बढ़िया, ठीक है, नीचे जा रही है यहाँ पे चाय, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कितनी स्पीड से वो एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे, उसकी एक खुद की एक कैपेसिटी है, ठीक है। अब आपने क्या करा, कंजूसी करी बहुत, इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया क्या करा आपने, इसमें बहुत सारा पानी मिला दिया, है ना। अब ये क्या करेगी, बहुत जल्दी से यहाँ पे चले जाएगी डाउनवर्ड। और आपने क्या करा, 2 मग दूध डाल लिया आपने भर के, और उसको कन्वर्ट कर दिया, उकाल के गर्म कर करके उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, अच्छी बढ़िया से चाय बनाई आपने, तो क्या जाएगी, स्लो जाएगी नीचे। तो ये हर किसी की एक कैपेसिटी है। वैसे ही यहाँ पे जो गैसेस है, हमारी जो गैसेस है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जब ये मेम्ब्रेन से क्रॉस करती है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन हमारी जो ब्लड वेसल्स और सेल में इंसर्ट होती है, इनकी खुद की एक कैपेसिटी होती है डिफ्यूजन की, ठीक है, डिफ्यूजन की कैपेसिटी होती है ना। अब यहाँ से जैसे सपोज गेट है आपका, एक मोटा सा इंसान आ गया, ठीक है, वो सारे मोटे से इंसान आ गए यहाँ पे, तो क्या वो आसानी से गेट से क्रॉस कर पाएंगे क्या, उसकी जगह यहाँ पे पतले पतले लोग आ गए, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी सारे लोग यहाँ से निकल सकेंगे। तो देयर हैव इंडिविजुअल कैपेसिटी सेम एज आवर गैसेस हैव देयर ओन कैपेसिटी टू डिफ्यूज आउट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस में पार करने के लिए, गेट को पार करने के लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उनकी खुद की एक कैपेसिटी होती है, उसे हम डिफ्यूजन कैपेसिटी बोलते हैं। ऑक्सीजन की कैपेसिटी से 20 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी होती है डिफ्यूजन की। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पतला दुबला सा इंसान है जो आसानी से गेट को क्रॉस कर लेता है 20 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को टाइम लगता है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम है गेट को क्रॉस करने की, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर 20 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। So here you can see for oxygen 21 ml पर मिनट, ठीक है, मतलब 21 लोग एक साथ क्रॉस करते हैं सिंगल डोर से 1 मिनट में, समझ रहे हो। 21 ml ऑक्सीजन क्रॉस होती है कितने अमाउंट ऑफ प्रेशर पे, इसलिए इसको बोला है कि स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ताकि कंपेयर कर सके। इसलिए इसका mg क्या है कि इसको भी स्टैंडर्ड कर दिया, इसको भी बराबर कर दिया, तो कंपेयर कर सकते ना, इसलिए 1 mg प्रेशर पे देखा गया है, 1 मिनट के लिए देखा गया है। तो क्या है कि 20 ml ऑक्सीजन क्रूज हुई है, ये इसकी कैपेसिटी है ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी है 400 ml पर मिनट, दिस यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। तो दिस इज द डिफ्यूजन कैपेसिटी, गॉट इट, यस, है ना। ये मोटा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पतला है। एक बार में 1 मिनट में 400 लोग एक निकल गेट से निकल क्रॉस हो जाते हैं, और ये एक बार में 1 मिनट में सिर्फ 21 लोग क्रॉस करते हैं गेट, ठीक है, गॉट इट।
टेल मी व्हाट इज डिफ्यूजन कैपेसिटी? यस, व्हाट इज डिफ्यूजन कैपेसिटी? अरे बोलो यार, गलत तो गलत, कॉन्फिडेंस कम क्यों हो गया सबका आजकल? हाँ, बस सिंगल मिनट में कितना डिफ्यूजन हो रहा है किसी पर्टिकुलर गैस का, एक पर्टिकुलर 1 mg ऑफ प्रेशर पे 1 मिनट में कितना गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है किसी भी गैस का, कैपेसिटी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मुंह खोला करो यार, मतलब अपना मुंह खोला करो थोड़ा सा, ऐसा चुपचाप वाले बच्चे मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है तो बोल दो, नहीं आ रहा है तो बोल दो, रिपीट कर दे। ठीक है, फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, amount of substance crossing a given area is directly proportional to area available for diffusion. Concentration gradient. अब ये सिंपल सी बात बोल रहा है, फिकला कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना कह रहा है। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पे। सपोज फर्स्ट कंडीशन, आपकी टी का, आपकी चाय का मूवमेंट किधर ज्यादा होगा, किसमें से आसानी से होगा, यहां से या यहां से, किधर, बी, बी की साइड या ए की साइड? यस, ए की साइड। क्यों ए की साइड क्यों ज्यादा है, ज्यादा होगा? हाँ, क्यों ज्यादा होगा एक ही साइड? यस, ज्यादा एरिया मिल रहा है, तो ये क्या है, एरिया। फर्स्ट फैक्टर, ये डिफ्यूजन है, ये समझ लीजिए। तो सरफेस एरिया कितना मिल रहा है, फर्स्ट फैक्टर। तो ये फ्लो का अमाउंट ऑफ फ्लो, सपोज अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का क्रॉस करना या अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट एरिया पे। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से निकलेगा, ज्यादा अमाउंट निकलेगा, राइट? राइट, राइट और रॉन्ग? राइट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अब सपोज ये बराबर है, ये वाली कंडीशन को हटा दीजिए, दोनों जगह हमने बराबर रखा है, ठीक है, सरफेस एरिया हो गया फर्स्ट फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है,
फर्स्ट वाले में क्या है, टी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पतली सी एकदम, क्या है, पतली सी है। ये ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्योर देसी दूध की बनी हुई चाय जिसको 1 कप को 3 कप का आपने 1 कप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ एकदम पतली सी है, वाटर इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, वाटर मिला हुआ है थोड़ा ज्यादा। तो किधर ज्यादा होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपकी टी क्या है, एकदम ठीक है, ठीक, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये वाटरी टाइप की, वाटरी लो है, लो कंसंट्रेशन। तो किधर ज्यादा होगा फ्लो, बी की तरफ, यहाँ पे बी की तरफ, यस बी की तरफ। तो सेकंड फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है आपका क्रॉसिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें हमारी कि फिक लॉ यही है, फिक लॉ डिपेंड करेगा हमारे एरिया पे और कंसंट्रेशन पे, किसी भी अमाउंट का क्रॉस होना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ कंसंट्रेशन एक जगह की बात नहीं करते हैं, हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हमने बात करी, कंसंट्रेशन की। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, अभी मतलब समझाता हूँ मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। तो पहले ही देख लीजिए फिक लॉ क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन। बड़ी चाय चलनी थी तो ज्यादा आसानी से हो रहा है, एरिया बढ़ेगा डिफ्यूजन के लिए, मेम्ब्रेन ज्यादा बड़ी अवेलेबल रहेगी तो ज्यादा क्रॉस करेगा अमाउंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होने से डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समझिए, वो तो मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दिया था आपको, बट रियल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एग्जांपल क्या होता है, सी हियर। अब बताइए कहाँ पे ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किधर ज्यादा है, ऊपर में ए में या बी में? बताइए, चलो ये बता दीजिए, गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे अच्छे से होगा या यहाँ पे होगा, ए में या बी में? यस, ए में, ए में ज्यादा अच्छे से होगा कंसंट्रेशन, मतलब गैसेस का एक्सचेंज। क्यों, क्यों होगा ए में अच्छे से? ये यहाँ पे जो एक्रॉस द टू मेम्ब्रेन, ये सपोज मेम्ब्रेन है आपकी, तो मेम्ब्रेन के एक्रॉस में जो प्रेशर है, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो ज्यादा है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेम्ब्रेन across this membrane is more. Here the pressure difference, प्रेशर का जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या है, लेस है, is less here, and here the pressure difference is more. तो यहाँ प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इजीली मूव कर पाएगी एयर इधर की साइड में। तो यही है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, यही है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज्यादा होगा तो गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होगा। और यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे सपोज 50 लोग हैं, यहाँ पे भी 50 है, सपोज 49 है और यहाँ 50 है, प्रेशर कुछ भी मान लीजिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ मूवमेंट होने के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो दिस इज अ प्रेशर ग्रेडियंट। व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट? यस, व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? बताइए। नहीं पता किसी को? इतनी आसानी से क्या पता चलेगा? एरिया एंड कंसंट्रेशन। अरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बता दीजिए, हिंदी इंग्लिश। क्या होता है ये मेम्ब्रेन है, इधर हाई प्रेशर है, चलो। concentration gradient is a pressure difference, is a pressure difference across the membrane, the two side. टू अपोजिट साइड्स। ठीक है, या फिर टू साइड में, इस साइड में, इस साइड में, यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट है। समझ में आया प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? लिख लीजिए ऐसे। यस, और फिक लॉ क्या होता है? यस, एनीवन एक्सप्लेन मी फिक लॉ? एनीवन? बताइए। बैटरी लो हो गई यार आपकी, जोश क्या खत्म हो गया क्या? पहले बहुत बेहतरीन जोश था, मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे बैटरी खत्म होती जा रही है, हैं? जागो यार जागो। देखो ये सिंपल सा डायग्राम देखिए, समझ गए? प्रेशर ग्रेडियंट, ये दीवार दिख रही है, एक अलग है, डिफरेंस है प्रेशर दोनों में, एक साइड ज्यादा एक साइड कम है ना? ठीक है, तो ये था प्रेशर ग्रेडियंट। तो फिक लो क्या है बताइए? फिक लो क्या बोलता है? किसी भी गैस का किसी भी वॉल से क्रॉस होना, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ ना बार बार, ये जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, ये एक मेम्ब्रेन है ना? सेल्स की जो बाउंड्री है वो मेम्ब्रेन है। तो किसी भी गैसेस का एक्सचेंज होता है किसी भी मेम्ब्रेन से, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो एरिया पे और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो अगर एरिया ज्यादा रहेगा और कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा
एरिया फॉर द डिफ्यूजन, एरिया डिफ्यूजन होने के लिए ज्यादा रहेगा, चाय छलनी जो फिल्टर का साइज बड़ा रहेगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होगा, और प्रेशर का ग्रेडियंट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो डेट इज अ फिक लॉ, इतना सा है, सिंपल। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? Okay, so during maximum exercise, the rate of oxygen uptake and CO2 output can increase 20 to 30 times above the rest. Okay, the amount of oxygen, carbon dioxide dissolved in the blood obey Henry's law and is depend on the temperature of the blood, partial pressure of the gases, on solubility of the gases. तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी गैसेस है वो ब्लड में डिसॉल्व हो रहे हैं, वो किन चीजों पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे, पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर गैस का, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कितनी है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, पार्शियल प्रेशर पे गैस पे, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, इन तीनों पे डिपेंड करेगा, है ना? और मेजर फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये चीजें ध्यान से समझिए। जब व्हेन वी स्टडी एक्लिमेटाइजेशन, एल्टीट्यूड पे जाके रनिंग ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे ये चीजें काम देगी आपको। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ, हम क्या कर रहे हैं अभी? बेस बिल्ड कर रहे हैं आप। ये चीजें क्या करेंगे एक्लिमेटाइजेशन के टाइम पे? पार्शियल प्रेशर, और आपकी ये वर्ड आपको बहुत सारे सुनने को मिलेगा, है ना? एंड यू कैन सी 2020 क्वेश्चन पेपर, उसमें ये कई बार ये टर्मिनोलॉजीज आई है 40 एमसीक्यूज में, एक बार आई है, कई बार तो नहीं है ना? तो ये 3 चीजें आपका डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर का मीनिंग सबको पता है क्या होता है? पता है ना? नहीं पता? एक बेटा, जस्ट वेट, मोबाइल को चार्जिंग पे लगा। ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सपोज ये आपका एक ग्लास है, ग्लास, है ना? इसमें क्या है? ए है, बी है, सी है ना? तो ए ए ए ए ए ए ए, ये सी 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 और बी। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ किसकी चलेगी? यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है? किसका चलेगा यहाँ पे? ए का। यहाँ पे ए की गवर्नमेंट बन जाएगी, ए के बहुमत ज्यादा है, ए का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे उसकी ताकत ज्यादा है। ये क्या है? यहाँ पे ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, बस ए का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी भी कंपोजिशन में गैस के, एयर के, ये एयर है, एयर में सब कुछ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक्स्ट्रा मिक्सचर है गैसेस का। तो इस एयर में अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो क्या रहेगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। और अगर एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब हम अल्टीट्यूड पे जाते हैं ट्रेनिंग करने, ठीक है, आप जाओगे किसी भी अल्टीट्यूड पे, तो वहां पे क्या होगा?
एयर में, बाहर जो एटमॉस्फेयर के एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, तो उसके वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रहेगा, और पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से आपके जो ब्लड में, आपके लंग्स में, जो आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दिस इज ऑल ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर, है ना। समझ में आया पार्शियल प्रेशर का मतलब? सिंपल सा है, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। किसी भी एयर में इसका लगने वाला प्रेशर, इस गैस का, पर्टिकुलर गैस का लगने वाला प्रेशर, उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, यस, क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? देखो ये पोर्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, है ना, उसका प्रेशर लगना, गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर लगना, वो पार्शियल प्रेशर है। ये टोटल प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेरिक का, उसमें कंट्रीब्यूशन अलग अलग गैसेस का, देखो कि ऑक्सीजन का इतना कंट्रीब्यूशन है, नाइट्रोजन का इतना है, क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, 70% होता है नाइट्रोजन, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, है ना। ये देखो नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहती है एयर में, यू नो, बताइए आपको, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन की रहती है, तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। मतलब जो उनके लोग, हमारे मेंबर ज्यादा रहेंगे तो वो प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे तो वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। बस, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये है पार्शियल प्रेशर। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है आपका। तो पार्शियल प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you must remember. So whenever you go for the higher altitude, you will see there is a low partial pressure of oxygen, so that less amount of oxygen can dissolve in your blood and you feel fatigue, exhausted. तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब अगर आपको पार्शियल प्रेशर का मतलब नहीं पता रहेगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बाकी है कुछ नहीं इसमें, कॉन्सेप्ट इतना कुछ खास है क्या? कुछ नहीं है। इफ आई आस्क यू व्हाई वी आर नॉट एबल टू, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फटीग व्हेन वी रन, व्हेन वी डू ट्रेनिंग एट अल्टीट्यूड, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू कोल्ड, ये कोल्ड इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। ड्यू टू हाइट सपोज, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, जो भी ऑप्शन है, तो वहां पे एक पार्शियल प्रेशर भी ऑप्शन दिखेगा आपको, है ना। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड द कॉन्सेप्ट, ये ऊपर से बाउंसर जाएगा फिर हमारे, है ना। तो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, लो, यहाँ पे स्पेसिफिकली लो पार्शियल प्रेशर, व्हाट इट। समझ में आया पार्शियल प्रेशर? नींद तो नहीं आ रही है? नींद आ रही? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, है ना। अब देखिए क्या होता है जब हम फूड खाते हैं, फूड में सपोज स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लेते हैं, दिस आर द थ्री मेन एलिमेंट। तो जब हम लेंगे तो हर किसी की क्या है, अलग अलग क्या है, रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की, अलग अलग प्रोसेस है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटलेट, प्रोडक्शन, हर किसी का डिफरेंट है।
तीनों का, है ना। तो हम क्या देखते हैं, इनका रेशियो देखते हैं। क्या देखते हैं, इनका रेशियो देखते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में किसका मेटाबॉलिज्म हुआ है, किसका ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, सपोज उसका रेशियो आता है 1, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया है मेरी बॉडी ने, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया है। सपोज इसका रेशियो आता है 0.near to 7, तो वी विल सी वी हैव यूटिलाइज फैट। अगर इसका आंसर आता है, इसका रेशियो आता है 0.8, देन इट इज फैट। तो इट इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, मतलब कि कितने ऑक्सीजन पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो इज द रेशियो बिटवीन नेट आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नेट आउटपुट। ठीक है, मतलब कितना निकल रहा है हमारी बॉडी से फ्रॉम द टिश्यू टू साइमल्टेनियस नेट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, O2 अपटेक और इसका आउटपुट, इसका रेशियो, तो CO2 डिवाइड बाय O2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। तो कितने CO2 को बाहर निकालने के लिए कितना ऑक्सीजन की अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, या कितने ऑक्सीजन में कितना CO2 बाहर निकल रहा है। तो देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब निकलता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 1 1, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो आ गया 1। ये क्या है, फेट का। फेट में देखिए 23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की, उस पर निकल रहा है 16 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7। तो ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। तो ये रिमेंबर रखना कि कार्बोहाइड्रेट का होगा 1, फेट का होगा 0.7, और ये नोट कर लो, प्रोटीन का होगा नियर टू 0.8। नोट इट डाउन, दिस 3 वैल्यूज 0.8। इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर। नोट कर लिया? ओके, टाइम देखने तो एनर्जी तो अभी बहुत बढ़ रही है, और तो भी चलना है। तो आज के लिए इतना ही है ना। कल हम करेंगे कंटिन्यू, और दिस इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब I almost everything I have just included